आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपको दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें, खेल जगत की सुर्खियां और मौसम का हाल भी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मोरबी हादसे पर सख्त सरकार, 9 लोगों की गिरफ्तारी, जांच के लिए गठित समिति। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान। बनासकांठा में प्रधानमंत्री ने रखी 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला। पानी की आपूर्ति और किसानों को मिलेगा फायदा। अहमदाबाद में 2,900 करोड़ रुपए की 2 रेल परियोजनाओं का भी लोकार्पण। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लौह पुरुष को देश कर रहा है याद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय एकता की शपथ और रन फॉर यूनिटी का आयोजन। आरबीआई की डिजिटल रुपए का होलसेल के लिए पायलट प्रोजेक्ट कल से शुरू। पहले चरण में भाग लेने के लिए 9 बैंकों की पहचान। सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन के लिए होगा परीक्षण। वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था। सितंबर में 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 7.9% बढ़ा। कोयला, उर्वरक, सीमेंट और बिजली क्षेत्रों का बेहतर प्रदर्शन। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व कानून के एक प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। पीठ ने जनहित याचिका पर आगे की सुनवाई 29 दिसंबर को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दुष्कर्म पीड़िताओं के परीक्षण की 2 फिंगर प्रणाली समाज में आज भी है। उसने केंद्र और राज्य से कहा कि अब यह परीक्षण नहीं होना चाहिए। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है और शहर में न्यूनतम तापमान मौसम के औसत से 1 डिग्री कम 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घरेलू शेयर बाजारों में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में भी तेजी का सिलसिला जारी रहा। सेंसेक्स 786.74 अंक की बढ़त के साथ 60,746 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी बढ़त के साथ 18,012 अंक पर बंद हुआ। लोक आस्था का महापर्व छठ आज व्रतियों के नदियों और तालाबों के किनारे पानी में खड़े होकर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। चीन ने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगशन का प्रक्षेपण किया। दक्षिणी द्वीपीय प्रांत हैनान के तटीय क्षेत्र पर स्थित वेनचांग अंतरिक्षयान प्रक्षेपण स्थल से इसे अंतरिक्ष में भेजा गया। ब्राजील में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में लूला डा सिल्वा ने निवर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हरा दिया है। लूला डा सिल्वा को 50.8% और बोल्सोनारो को 49.2% मत मिले। चीन में अक्टूबर के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में कमजोरी देखने को मिली, जिसके चलते अर्थव्यवस्था में गिरावट की आशंका बढ़ गई है। फिलीपीन में साल के सबसे भीषण तूफान में करीब 100 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार जोड़ी ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। उन्होंने चीनी ताइपे की जोड़ी को सीधे गेम में हराया है। और अब खबरें विस्तार से। गुजरात के मोरबी में पुल हादसे को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने केबल पुल के रखरखाव और संचालन का काम देखने वाली एजेंसियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। हादसे पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने गहरा दुख जताया है। राज्य सरकार ने पुल टूटने की घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की है। मोरबी में केबल ब्रिज हादसे में घटनास्थल पर बचाव कार्यों में सेना के लगभग 300 जवान तैनात हैं। सेना की टुकड़ियां बचाव अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तटरक्षक बल की सहायता कर रही हैं। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा में नागरिक प्रशासन और पुलिस की सहायता कर रही है।
इस बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी कई एजेंसियों की तरफ से चलाए जा रहे बचाव अभियान पर नजर रखने के लिए रात भर मोरबी में रहे। गांधीनगर से करीब 300 किलोमीटर दूर स्थित मोरबी में मच्छू नदी पर बना ये पुल 1 सदी से भी अधिक समय पुराना है। मरम्मत और नवीनीकरण कार्य के बाद इसे आम जन के लिए 5 दिन पहले ही खोला गया था। हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 134 हो गई है। गुजरात में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पटेल और अन्य अधिकारियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजन को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। नरेंद्र मोदी ने आज बनासकांठा जिले में थराड़ में 8,000 करोड़ रुपए लागत वाली जल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि इससे 6 जिलों को फायदा होगा। इनमें 1,500 करोड़ रुपए की लागत वाली कसारा से दंटीवाड़ा नर्मदा नहर पाइपलाइन परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं से स्थानीय किसानों को लाभ होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कई अन्य परियोजनाओं की घोषणा की, जिनमें सुजलाम सुफलाम नहर को मजबूत करना, मोडेरा मोती दाऊ पाइपलाइन का मुक्तेश्वर बांध करमावत झील तक विस्तार करना शामिल है। आना एक ज कार्यक्रमમાં 8,000 કરોડ રૂપિયાની યોજનાઓ આ પરિયોજનાઓથી આપણો આ બનાસકાંઠા, આપણો પાટણ જિલ્લો, આપણો મહેસાણા, લગભગ 6 જિલ્લાના 1,000 કરતા વધારે ગામોને અને 2 લાખ હેક્ટર કરતા વધારે જમીનને સિંચાઈની સુવિધા મળવાની છે। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के असरवा में 2,900 करोड़ रुपए लागत वाली 2 रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं। 2 रेल परियोजनाओं में 300 किलोमीटर लंबा असरवा हिम्मतनगर उदयपुर रेल मार्ग और 58 किलोमीटर लंबा लुनीधर जेतसल रेल मार्ग परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री भावनगर, जैतलसर और असरवा से उदयपुर के बीच चलने वाली नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी रूट पर मीटर गेज की लाइन ब्रॉड गेज में बदलती है तो अपने साथ कई नई संभावनाएं लाती है। 550 से ज्यादा किलोमीटर रेलवे लाइन का डबलिंग, दोहरीकरण ये गुजरात में हुआ है। इसी तरह गुजरात में 2009 से 2014 के बीच करीब 60 किलोमीटर ट्रैक का ही बिजलीकरण हुआ था, जबकि 2014 से 2022 के बीच 1700 किलोमीटर से अधिक ट्रैक का बिजलीकरण किया जा चुका है। कृतज्ञ राष्ट्र आज आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली के पटेल चौक पर आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य लोगों ने सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर संसद के केंद्रीय कक्ष में भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई गणमान्य लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की।
इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय कक्ष में उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ दिलाई। देश के दुश्मन देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा इस तरह के प्रयासों के खिलाफ हिंदुस्तान को दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की अध्यक्षता की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि देश को कमजोर करने वाली ताकतें हमेशा खुले दुश्मन के रूप में ही आए। उन्होंने कहा कि कई बार ये ताकतें गुलामी की मानसिकता के रूप में लोगों के भीतर घर कर जाती हैं, तो कई बार व्यक्तिगत स्वार्थों के जरिए सेंधमारी करती हैं। उन्होंने कहा, हमें एकजुट रहना होगा, एक साथ रहना होगा। विभेद के जहर का जवाब हमें एकता के इसी अमृत से देना है। यही नए भारत की ताकत है। सरदार पटेल जैसा नेतृत्व न होता तो क्या होता? क्या होता अगर 550 से ज्यादा रियासतें एकजुट नहीं हुई होती? क्या होता अगर हमारे ज्यादातर राजे रजवाड़े त्याग की पराकाष्ठा न दिखाते, मां भारती में आस्था न दिखाते? आज हम जैसा भारत देख रहे हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को विभाजित रखने के प्रयास करने वाली विरोधी ताकतों के बावजूद अपनी दूरदर्शिता से एक मजबूत और अखंड भारत के सपने को साकार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में एक दौड़ को हरी झंडी दिखाते हुए ये बात कही। अमित शाह ने कहा कि भारत एक मजबूत और समृद्ध देश बनने के स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को अगले 25 वर्ष में साकार कर लेगा और अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष का जश्न मनाएगा। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू हुई रन फॉर यूनिटी दौड़ में खेल जगत की हस्तियों, खेल प्रेमियों और केंद्रीय पुलिस बलों के जवानों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर अमित शाह ने गुजरात के मोरबी में पुल के गिरने से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। कल गुजरात में एक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और वो सभी मृतकों के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को चिर शांति मिले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हर भारतीय के मन में बसे हैं। वो ना होते तो भारत का नक्शा ऐसा नहीं होता। देश की एकता और अखंडता के पर्याय भारत रत्न सरदार पटेल की जयंती पर गुजरात एजुकेशन सोसाइटी के कार्यक्रम को गृह मंत्री अमित शाह से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के कारण ही भारत आज एक मजबूत राष्ट्र, सफल लोकतंत्र और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक भी शब्द कटु बोले बगैर एक राष्ट्र 75 साल के अंदर अपने पुरुषार्थ के बल पर जिन्होंने हमारे साथ पर 150 साल शासन किया। एक जमाना में कहते थे कि अंग्रेजों का सूर्य कभी नहीं डूबता है। देश के हर खंड में उनका राज था। उनको पीछे छोड़कर हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं, क्योंकि हमने लोकतंत्र की नींव डालने का काम किया। भारत को एक करने का काम सरदार पटेल ने किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर संसद के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर युवाओं की भागीदारी देखी गई। इस मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत के नव निर्माण को लेकर सरदार पटेल के पास एक विजन था। उनकी दूरदर्शिता एक भारत श्रेष्ठ भारत को लक्षित करती थी। देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के आधार पर 75 युवा प्रतिभागियों ने ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, चाहे सीमा पर मजबूत हो, चाहे आर्थिक रूप से मजबूत हो, अन्नदाता के किसान के रूप में मजबूत हो, चाहे युवाओं की बौद्धिक क्षमता के रूप में, आज हमारा भारत दुनिया के अंदर सबसे उभरता हुआ देश है। और उस उभरते हुए देश के अंदर सबसे बड़ा योगदान है तो भारत के नौजवान साथियों का है। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय में इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेताओं ने शक्ति स्थल जाकर भी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को प्रयागराज में हुआ था। उनकी 31 अक्टूबर 1984 को उनके अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 6 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। आज चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने 3 हफ्ते में असम और त्रिपुरा को जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील पल्लवी प्रताप और केंद्र की ओर से कनु अग्रवाल को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को 3 पेज की लिखित दलील देने को कहा है। अगले 2 हफ्तों में याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर कुल 232 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। और आज की खबर में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। जिंदगी ना बन जाए मजबूरी, इसलिए अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी। सेहतमंद बने रहने के लिए जाने माने चिकित्सकों से जानिए किसी भी तरह के रोगों के निदान। हेल्दी इंडिया हर मंगलवार दोपहर 1 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में साउथ ब्लॉक में विशेष सफाई अभियान का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने स्वच्छता के लिए कर्मचारियों को शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के दूसरे नेताओं ने तेलंगाना के शादरनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोरबी में पुल हादसे में मारे गए लोगों की याद में 2 मिनट का मौन रखा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले में एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि वो इस अदालत के निर्देश का अनुपालन करने के लिए तैयार है। असम सरकार राज्य में 2 और स्थानों से असफपा को वापस लेने पर विचार कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने गुवाहाटी में हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने वाले 6 गुटों के 318 उग्रवादियों को 1.5 लाख रुपए के चेक सौंपे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में रैली को संबोधित किया। उन्होंने राज्य में बेरोजगारी और खाली पड़ी सरकारी नौकरियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जनता को जागरूक होने की जरूरत है। सीबीआई की विशेष अदालत ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग घोटाला मामले में पूर्व अधिकारियों के साथ पार्थ चटर्जी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रेस्टोरेंट भोजनालयों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान और सुगम बनाने के लिए एक उच्च शक्ति समिति का गठन किया है। समिति मौजूदा नियमों की जांच करेगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग कप T20 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट भी खेला। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में डेंगू के 299 मामले सामने आए हैं। इस साल अब तक 2175 मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि डेंगू से कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चंपावत के बनबसा में इस रैली का आयोजन किया गया। आरबीआई केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपया का पहला पायलट परीक्षण कल यानी 1 नवंबर को करेगा। ये परीक्षण सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन के लिए किया जाएगा। आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि पायलट परीक्षण के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन का निपटान किया जाएगा। पायलट परीक्षण में भाग लेने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDFC बैंक और HSBC की पहचान की गई है। आरबीआई ने यह भी कहा कि डिजिटल रुपए का पहला पायलट परीक्षण विशेष उपयोगकर्ता समूहों के बीच चुनिंदा स्थानों में किया जाएगा, जिसमें ग्राहक और कारोबारी शामिल हैं। इसकी शुरुआत 1 महीने के भीतर करने की योजना है। कोयला, उर्वरक, सीमेंट और बिजली क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से सितंबर में 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 7.9% बढ़ा है। एक साल पहले समान महीने में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 5.4% रही थी। वहीं अगस्त 2022 में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 4.1% बढ़ा था। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 9.6% बढ़ा है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 16.9% बढ़ा था। 8 बुनियादी उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उत्पाद, इस्पात, सीमेंट और बिजली आते हैं। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। यूक्रेन में कीव, खार्किव और अन्य प्रमुख शहरों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर रूस की ओर से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। कीव के मेयर के मुताबिक हमलों के कारण यूक्रेन की राजधानी के एक हिस्से में बिजली व पानी की आपूर्ति ठप है। खार्किव और ज़पोरिजिया में भी हमलों की वजह से बिजली आपूर्ति ठप है। रूस ने यूक्रेन पर क्रीमिया प्रायद्वीप तट पर रूसी काला सागर बेड़े पर ड्रोन हमला करने का आरोप लगाने के 2 दिन के बाद ये हमले किए हैं। यूक्रेन ने ड्रोन हमले के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि रूस के अपने ही किसी हथियार के गलत इस्तेमाल की वजह से यह हमला हुआ। हालांकि फिर भी रूस ने यूक्रेन से अनाज का निर्यात करने के समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से रूस इस समझौते पर राजी हुआ था। और आज की खबर में आज बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं गुजरात के केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम की कुछ झलकियों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।